आज मैं आपको निजी तथा व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, कुछ सामूहिक होते हैं और कुछ निजी संसाधन होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि निजी संसाधन क्या होते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, निजी व्यक्तियों के अधीन हो, निजी व्यक्ति उनका अपने ही लिए केवल उपयोग करते हो, वो निजी संसाधन कहलाते हैं या व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसानों के पास में भूमि होती है, खेती होती है लंबी चौड़ी, तो इनके पास में 1 एकड़ से ज्यादा भूमि होती है, वो लगान देते हैं। 1 एकड़ से तक जिनके पास होता है वो लगान नहीं देते हैं, लेकिन वो उनकी निजी संपत्ति कही जाती है, वो निजी संसाधन कहे जाते हैं। शहरों में आप देखते हैं कि भूखंड होते हैं, तमाम मकान होते हैं, जो निजी मकान होते हैं वो निजी संसाधन कहलाते हैं। आप देखते हैं किसी किसी के पास में बड़े बड़े तालाब होते हैं, मछली पालन करते हैं, वो निजी संसाधन होते हैं। कुआं, किसी किसी के पास में कुएं आदि होते हैं, निजी संसाधन कहलाते हैं। मशीनें, बोरिंग इत्यादि अपने लिए जो इस्तेमाल करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो निजी संसाधन कहलाते हैं। इनका स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथों में होता है, तो निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। दूसरी बात, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का अर्थ हुआ कि सभी इस्तेमाल करें, जिस पर सभी का अधिकार होता है, कोई एक व्यक्ति उस पर रोक नहीं सकता है या किसी को रोका नहीं जा सकता है। जैसे ऐसे संसाधन सभी सदस्य के लिए होते हैं, चाहे जो भी इस्तेमाल करे। जैसे कि चारागाह में आप जानते हैं कि पशुओं का चारा होता है, पशु चराए जाते हैं, पशु चरते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है कि कोई किसी का नाम नहीं लिखा होता, कोई निजी स्वामित्व किसी का नहीं होता है। किसी के भी जानवर, कोई भी जानवर, छुट्टा जानवर हो या निजी स्वामित्व के ही जानवर क्यों ना हो, किसी के भी जानवर उसमें चर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। शमशान भूमि, ना कोई जात ना कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है, सभी शमशान भूमि में जा सकते हैं। उसमें शमशान भूमि में अंतिम संस्कार सभी लोग कर सकते हैं। का तालाब, जो सामुदायिक स्वामित्व वाले तालाब होते हैं उन पर सभी का अधिकार होता है, सभी स्नान कर सकते हैं, सभी मछलियां पकड़ सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पशुओं को, जानवरों को पानी पिला सकते हैं। सभी लोग सामुदायिक तालाबों पे सभी जा सकते हैं। खेल के मैदान जो सामुदायिक होते हैं उसमें सभी बच्चे खेल सकते हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव, कोई रोक टोक, ये सब नहीं होता है। तो इस प्रकार से वह संसाधन सभी सदस्यों के लिए होते हैं, तो वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहे जाते हैं। जैसे चरागाह हुआ, शमशान भूमि हुआ, तालाब हुआ, खेल के मैदान, ये सभी के लिए होते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। अभी तक आपने देखा निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और अब देखिए, अब इसके बारे में बता रहा हूं आपको, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखिए, तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए, अगर उसका अध्ययन किया जाए, तो सारे देश में जितने भी संसाधन है, देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन, ये सभी राष्ट्रीय हैं। किसी भी खेती बाड़ी या कोई भी मानव पालन में जो भी संसाधन है, अगर तकनीकी तौर पर देखें, तकनीकी तौर पर उसका अध्ययन करें, तो वो राष्ट्रीय संसाधन है। और इसलिए देश की सरकार को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी जब आवश्यकता पड़े तो किसी भी संसाधन को वो अधिग्रहित कर सकती है, अपने अधिग्रहण में लेकर के देश के विकास का कार्य कर सकती है। जैसे आप देखिए, अभी जिनका निजी स्वामित्व था खेतों पर, उन पर क्या हुआ,
नहरों की आवश्यकता हुई देश को, तो सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। जितनी सरकार को आवश्यकता थी, जिधर से नहरें खोदनी थी, उतनी जमीनों को अधिग्रहित कर लिया। अधिग्रहित करने के बाद में उस पर नहरें खुदवा दी। हाँ, उसका मुआवजा उनको दिया, जिनका वो खेत था, जो उसके स्वामी थे, उसको खेत दिया। तो इस प्रकार से जो भी तकनीकी तौर पे देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आवश्यकता अनुसार अधिग्रहित कर सकती है। अगर उसको आवश्यकता हुई तो अधिग्रहित करती है, उसको अधिकार है, ये कानून बना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो किसी भी संसाधन को अपने अधिग्रहण में ले सकती है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देश की, समस्त देशों की जो तटरेखा होती है, समुद्री किनारे, समुद्री किनारा, अब जानते हैं तटरेखा, देश के किनारे, देश के जब समुद्री किनारे होते हैं उनको हम तटरेखा कहते हैं। उससे 200 किलोमीटर की दूरी के बाद, जहां पे तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी समाप्त होती है, वहां पे महासागरीय, वहां के जो महासागर हैं, समुद्र हैं, वहां पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। और वहां पे इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी किसी भी देश की जो समुद्री तटरेखा होती है, उससे 200 किलोमीटर के पार वहां पे किसी को कोई अधिकार नहीं है कोई कुछ करने का। वहां पे अगर कुछ करना है तो संसाधन के लिए इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वहां से अगर संसाधनों का उपयोग 200 किलोमीटर के उस पार अगर हमें उन संसाधनों का उपयोग करना है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेनी पड़ेगी, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर कोई कार्य कर सकते हैं।